फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। ओके, नोटिफिकेशन नहीं गया है, आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे, फटाफट से वीडियो को एक बार शेयर करेंगे जिससे कि सभी तक पहुंच सके और सभी लोग जुड़ सकें। मैंने एक बार और ट्राई किया था तो नोटिफिकेशन नहीं गया और टाइम पर था। हाँ, तो आप सभी को बता दें, डेली आप सभी की क्लासेस दोपहर के 2 बजे होती है, रात के 10 बजे होती है। ये 2 क्लासेस आपकी फिक्स हैं और आपको ये भूलना नहीं है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। और साथ ही साथ में यहाँ पर हम लोग मिक्स क्वेश्चन देखते हैं, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर रात 10 बजे वाली क्लास में अभी प्रेजेंट टाइम में ये कवर किया जा रहा है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे और फटाफट से आप सभी ये देखिए टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम है वनडे एग्जाम टारगेट, वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन। ठीक है, वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन, ये है आपका टेलीग्राम। यहाँ से आप टेलीग्राम पा सकते हैं और साथ ही साथ में लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आप लोग पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुनमुन ब्लॉग्स है। और इतनी देर में डिटेल सारी चीज़ें बताते बताते आप लोग जुड़ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, कल मैंने पूछा था आपसे 4 अक्टूबर मनाया जाता है। 4 अक्टूबर किस लिए मनाया जाता है? क्वेश्चन आप सभी से यही पूछा था ना मैंने, 4 अक्टूबर किस लिए मनाया जाता है। इसी में आज का सवाल करके मैंने छोड़ दिया था। एक मिनट, पहले ही कुछ ना कुछ हो जाता है। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे। कल दूसरी क्लास हुई थी, आप लोगों को याद होगा तो ये दूसरी क्लास हुई थी। ये आपको बता दें, 2 दिन पहले था शायद ना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाता है पशु कल्याण है। आप लोगों ने रिप्लाई किया भी था, विकल्प आपका डी से हो जाता है। नोटिफिकेशन नहीं गया, आप लोग शेयर कर देंगे, नहीं तो बच्चे बाद में यही कहेंगे कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? अरे कुछ और पढ़ाने वाले थे, उसका वही नहीं मिल रहा है, वो पीडीएफ ही नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। कुछ और ही पढ़ाने वाले थे, मतलब और अलग सब्जेक्ट था, पूरा मिक्स था। चलिए कोई नहीं, यही देख लेते हैं। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। विकल्प आपका ऐसे ही होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को वर्तमान आनुवंशिक का जनक माना जाता है। या फिर ये कह सकते हैं आनुवंशिकता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा की गई थी। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्वेश्चन एक बार आप लोग हाँ देखते रहिए, डिटेल में हम बताएंगे, फिर उसके बाद से सुपरफास्ट रिवीजन भी करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक का नाम क्या होगा? आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक का नाम क्या है? जॉनसन है, मेंडल है, मॉरिसन है, मॉर्गन है? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आनुवंशिकता के जनक के रूप में, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। विकल्प आपका बी सही हो जाता है। मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी और मटर के पौधे पर प्रयोग किया था इन्होंने। विकल्प आपका सही हो जाता है बी है।
करेक्ट। आप लोग जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम क्लास को कवर करेंगे। अगर आप लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे सुपर फास्ट तरीके से तो हम 1 घंटे में क्लास को कवर कर लेंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन देख भी चुके हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वो कौन सा है? ड्रासोफिला है, स्नैप ड्रैगन है, गार्डन पी है, स्वीट पी है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वो कौन सा है? तो विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, गार्डन पी है। विकल्प आपका सी से होता है, गार्डन पी मटर है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आप सभी को मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था और मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे में 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था और उसके बाद में 3 नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे। आपके मैंने दैनिक जीवन में विज्ञान जब पढ़ाया था तो उसके ये भी मैंने बताया था क्वेश्चन। पहला नियम था इनका प्रभाविता का नियम था, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। सारे क्वेश्चन रटा कर छोड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, लैंगिक जनन। विकल्प सी आपका सही होता है, लैंगिक जनन। आप लोग हैं तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। तो यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, मेंडल की आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है जीनोम मैपिंग। जीनोम मैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया भी है। जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण। आप लोग की एक भी रिप्लाई गलत नहीं होनी चाहिए। आप लोग ये क्वेश्चन पूरा देख चुके हैं, एकदम से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए और साथ ही साथ में आपके रिप्लाई एक भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होनी चाहिए, एक भी रिप्लाई आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? जीनोम मैपिंग, इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी सी होता है, जीन्स का चित्रण किया जाता है। किसी का भी मैप बनाने का मतलब होता है उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है, कौन सी चीजें कहाँ पर है। मैपिंग का मतलब होता है ना कि जैसे मैप आप देखते हैं तो ये कहाँ पर, ये कहाँ पर, ये कहाँ पर, वैसे ही जीन्स के बारे में जीनोम मैपिंग, जीन मतलब पता चल रहा है ना, शब्द में ही छिपा हुआ है। तो जीन का चित्रण यहाँ पर दिया जाता है कि जीन्स कहाँ कहाँ पर मौजूद है, कैसे कैसे, किस अनुक्रम में है, किस क्रम में है। तो किसी भी जीव का जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, और वैसे ही कहा जाता है जीन्स के लिए भी आनुवांशिकी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो आपको बताते चलते हैं किसी भी जीव के डीएनए में जितने भी समस्त जीन जो उपस्थित होते हैं उनका जो अनुक्रम होता है, किस तरीके से क्रम में वो लगे हुए हैं, वही कहलाता है जीनोम मैपिंग या जीनोम चित्रण। अनुक्रम जो होता है वो जीनोम कहलाता है। यहाँ पर एक सुधार करिए, जो अनुक्रम होता है वो जीनोम कहलाता है, लेकिन जीनोम के जो सभी गुणसूत्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक जो संगठन होता है वो पूरा कहलाता है जीनोम चित्रण। ठीक है, जैसे मैप से रिलेटेड मतलब ज्योग्राफी का मैप आप देखते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया जाता है, हाँ, तो वैसे ही जीन का भी चित्रण होता है, जीनोम मैपिंग। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। विकल्प यहाँ पर आपका बी सी हो जाता है, क्रोमोसोम द्वारा। विकल्प आपका बी सी होता है, क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं, और ये क्रोमोसोम किसके बने हुए होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। और इनका नाम सबसे पहले किसने दिया था? इनका नाम सबसे पहले दिया था वॉल्डेयर ने दिया था। कब दिया था? 1888 में। यानी क्रोमोसोम का नाम जो था सबसे पहले किसने दिया था? वॉल्डेयर ने दिया था। चलिए आप आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है,
हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, डीएनए, जीन या फिर केंद्रक? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? विकल्प यहाँ पर आपका सी हो जाता है, जीन कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। विकल्प आपका सी होता है। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी हुई ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण करती हैं और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, वो जीन कहलाती हैं। ठीक है, जीन जो होता है जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई मानी जाती है। विकल्प माना जाता है, विकल्प आपका सी सही होता है। अगला, प्लॉमान जीन जो जंपिंग जीन है, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है सी, बारबरा मैकलिंटॉक। बारबरा मैकलिंटॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन? यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए भाई, आप लोग ये रिप्लाई फटाफट से आनी चाहिए। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है 100%। हम बढ़ेंगे विकल्प टायरोसिन की तरफ। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, ये साइटोसिन, थायमिन, ये सभी ना जो है अमीनो अम्ल हैं। टायरोसिन जो होता है, टायरोसिन आपको मैंने बताया है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ठीक है, जो कि स्तनधारियों के शरीर में ही निर्मित हो जाता है। चलिए, टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। आप ये जानते रहिएगा, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है जो कि जीवों के मतलब लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैविकीय संदूषक के अंतर्गत आते हैं। चलिए, साइंस के कुछ क्वेश्चंस हो गए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैविकीय संदूषक के अंतर्गत आते हैं, क्या आता है? जैविकीय संदूषक में क्या आता है? अगला क्वेश्चन, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है। देखिए, जैविकीय संदूषक मतलब जो ये जंतुओं का मलमूत्र है, हानिकारक सूक्ष्म जीव है, मानव का मलमूत्र है, सभी है। संदूषक कंटामिनेशन, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो गंदगी फैलाते हैं। तो विकल्प यहां पर आपका डी सही हो जाता है, करेक्ट। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन एक बार सभी लोग जरूर शेयर कर देंगे। नोटिफिकेशन नहीं गया है तो सभी बच्चे आ जाएं, नहीं तो बाद में शिकायत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर वियना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय विकल्प यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, जिनेवा। विकल्प ए आपका सही होता है, जिनेवा है। विकल्प ए आपका सही होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए फटाफट से। हैकिंग, फिशिंग किस प्रकार के अपराध हैं? हैकिंग, फिशिंग किस प्रकार के अपराध हैं? बाल अपराध, साइबर अपराध, गौड़ अपराध, इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई, जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। बताइए जल्दी से। ओके, हैकिंग, फिशिंग, ये सभी विकल्प आपका सही हो जाता है। साइबर अपराध, हैकिंग, कुछ नहीं समझ आ रहा है? हैकिंग तो आ रहा है ना? हैकिंग, फिशिंग, ये सभी बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए।
भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है। जीएसटी कहां पर लागू नहीं है, आपको बताना है जीएसटी कहां पर लागू नहीं है। जीएसटी कहां पर लागू नहीं है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है, विकल्प आपका डी सही होता है, इनमें से कोई नहीं। भारत का विकल्प आपका डी सही होता है, सभी जगह लागू है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त नापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब नापने का यंत्र अभी मैंने शाम की क्लास में कराया है। टैकोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर है, एक्टीमीटर है, बैरोमीटर है। अब जल्दी से बताइए कौन सा क्वेश्चन, इसकी रिप्लाई कौन सी सही होगी? रक्तदाब नापने का यंत्र, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम आपको बताना है कौन सा है। रक्तदाब किसके द्वारा नापा जाता है? ओके, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, हाँ स्फैग्मोमैनोमीटर है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी स्फैग्मोमैनोमीटर इसका सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? बहुत ही आसान सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ज्यादा पूछा जाता है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन है, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आपको मैंने टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। टॉपिक वाइज से हमारी क्लासेस आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन है, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। घेंघा रोग, घेंघा रोग। अब इसमें तो एकदम से हाँ गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, शाबाश बहुत बढ़िया। अब आई ना एकदम से जोश आ जाता है कभी कभी। हाँ आगे विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प सी आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध में मिठास किसकी वजह से होती है? एक बार जब सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई, बिल्कुल ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं ना पढ़ते भी तो नहीं कायदे। अगर पढ़ते भी रहे तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं, एक भी लाइक नहीं चाहिए मेरे को। अगर सच में मन से खूब पढ़ रहे हैं तो कोई लाइक ना करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपस में शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध में मिठास का कारण है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है लैक्टोज। किसने केराटिन बोला भाई? केराटिन वाले को पकड़ो, पहले तो पकड़ो, मैं खोज रही हूँ पीछे पीछे। एक मिनट, केराटिन कहाँ गया? भाग गया। केराटिन वाले दिख नहीं रहे, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो विकल्प आपका बी से हो जाता है लैक्टोज। भाई कुछ तो शर्करा रहा है उसमें। अच्छा केराटिन, अब भी केराटिन से रिलेटेड मैंने कुछ बताया था ना शाम को, शाम की क्लास में मैंने केराटिन से रिलेटेड कुछ बताया था। क्या था? केराटिन क्या है? केराटिन क्या है? बाल, नाखून, कुछ यही वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, केराटिन के कारण रंग नहीं होता, मिलानिन के कारण होता है। अरे बाप रे बाप, मिलानिन के कारण रंग होता है। मिलानिन जब ज्यादा होता है तो कलर अच्छा खासा हो जाता है, तब वो फिर काके का गाना आता है, हाँ काले दिल लिबास, वो आ जाता है मिलानिन की वजह से। केराटिन नहीं, केराटिन तो दूसरा कॉन्सेप्ट है। कैरोटीन तो वो पिगमेंट होता है भैया। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम जल्दी से बताइए। हाँ उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, इनमें से कोई नहीं। शाबाश बहुत बढ़िया। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम जो था, यहां पर आपका विकल्प सही हो जाता है, विकल्प यहां पर आपका बी सी हो जाता है अवंतिका। विकल्प आपका बी सी होता है अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया, देखिए कोई किसी की रिप्लाई आई है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, एक रिप्लाई आई है खाली बस। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को हराया, किसने हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया किसने? अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, रोहिल्ला ने, किसने? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया।
शाबाश। नहीं नहीं, आगे देखिए, आगे देखिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया, किसने हराया था? अफगानों ने, मुगलों, अंग्रेजों या फिर रोहिल्ला? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होता है, अफगानों ने। किसने हराया था? अफगानों ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पूरा स्टैटिक हम करवा रहे हैं। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक जैबुन्निसा, जहां आरा, गुलबदन बेगम, रोशन आरा। पहली रिप्लाई आपकी आनी चाहिए, पहले नंबर की रिप्लाई आपकी आनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक, यहां पर आपका विकल्प सही हो जाता है हुमायूं नामा। विकल्प सी सही होता है हमारा, गुलबदन बेगम। शाबाश, विकल्प सी आपका सही हो जाता है, गुलबदन बेगम है। हुमायूं नामा के लेखक का नाम है गुलबदन बेगम। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं कितना जोश है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, रीडिंग, चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड बेवल? विकल्प कौन सा सही होगा? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। विकल्प सी सही होता है, चैम्सफोर्ड। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, आ रहा है, जल्दी जल्दी से आ रहा है। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, उस महिला का नाम बताना। वह महिला कौन सी जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? अवध की 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल? चलिए भाई आगे बढ़िए, देखते हैं। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध में किसके द्वारा किया गया? बहुत सही, लक्ष्मीबाई छोड़ दिए, लक्ष्मीबाई भी बता दियो। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है। अच्छा, अहिल्याबाई भी आ गई, चलो भैया, अहिल्याबाई भी आ गई, अरुणा आसफ अली भी आ गई, बेगम हजरत महल भी आ गई। अच्छा, अभी हम वेट करें लक्ष्मीबाई भी आ जाए। न, लक्ष्मीबाई गलती से भी टाइप नहीं होंगी, हाँ, नहीं तो लक्ष्मीबाई खुद ही ना प्रहार कर दें। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, बेगम हजरत महल। विकल्प आपका डी सही हो जाता है, बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? चलिए जल्दी से बताइए, पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, दिल्ली के दंगों के समय? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, कौन सा? बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, शाबाश। जलियांवाला बाग, बहुत सारे लोगों की रिप्लाई आ रही है। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया कम्युनल अवार्ड के समय। विकल्प आपका ए सही होता है, विकल्प आपका ए सही होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं, मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपसे अभी आगे पूछा जाएगा। देखिए आपसे ये बताया जा रहा है भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं। एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उष्ण और आर्द्र जलवायु है, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, 1100 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल होते हैं और 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर होता है। इतनी विशेषताएं हैं किसी जगह की, ठीक है, किसी जगह की इतनी सारी विशेषताएं। अब यहां पर क्वेश्चन आगे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? मतलब कौन सी एक उपज है जो कि ऊपर की दी हुई कंडीशंस में होगी, यानी कि सरसों होगी, कपास होगी, काली मिर्च या फिर तंबाकू? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ये किसके लिए है? ये सारी जो कंडीशन आप लोगों ने यहाँ पर देखी, उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, इतनी ऊंची ढाल और इतना ताप, ये किसके लिए है?
कपास है, सरसों है, काली मिर्च है, वर्जीनिया तंबाकू। कहने का मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको घुमा देते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन नहीं है, हम इसको छोड़ भी सकते थे क्योंकि 2 बार हमको दिखाना है और इतने देर में हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है टाइप करने में। लेकिन पर्पज ये होता है कि आपको, हाँ तो यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प सी काली मिर्च। ये कंडीशन काली मिर्च के लिए। कपास के लिए होता ना तो पहले सबसे पहले मिट्टी आपको जरूर देता, मिट्टी जरूर बताता। कपास के लिए मिट्टी की जो खासियत है वो जरूर विकल्प में दिए जाती। अब यहाँ पर इसका विकल्प आपका सी होता है, काली मिर्च है। इसका सही जवाब है काली मिर्च। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब आगे देखते हैं, आगे कथन मिलेगा आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर उसके बाद से यहाँ पर सही गलत आपको बताना है। जो टैक्सस वृक्ष होते हैं हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। टैक्सस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। रेड डाटा बुक जो विलुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं। टैक्सस वृक्ष से टैक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। ये इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए 4 आपके विकल्प दिए गए हैं जिसमें केवल एक है, 1 2 2 3 ये सभी हैं। अब आप बताइए, दिमाग लगाइए, और जब भी टफ कोई क्वेश्चन आ जाता है फिर उसके बाद से आप लोग सोचते हैं कि भैया बंटाधार हो रहा है, भाग लो। हाँ, आल हो गया, डी हो गया, बी हो गया, इसको छोड़ दें क्या? बड़ा सही लग जाएगा आप लोगों ना। हाँ टेक्सास। चलिए, ये ना पता है, बहुत बढ़िया। ये तो फिर हमारे लिए और इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए भाई, इसको ना थोड़ा सा SW के लिए छोड़ते हैं, बड़ा मजेदार सा। खोजिए, खोजिएगा खूब। टैक्सस, टैक्सॉल क्या होता है? औषधि है ये वैसे। अब ये देखिए टैक्सस वृक्ष से मिलती है कि नहीं। चलिए SW बड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन है। चलिए, नहीं इसको छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, हम तो बता के अभी निकल जाते हैं आगे। अब आप देखिएगा, टैक्सस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, तब पता चलेगा। थोड़ी सी मेहनत करिए। अगला क्वेश्चन, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तीनों ऑप्शन राइट है। अब मुझे नहीं पता भैया, हमको भी कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि हमको भी नहीं आता, हम छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, हम तो कह रहे हैं ना हमको नहीं आ रहा, हम उसमें क्या है, हम तो कह रहे हैं हमको आ ही नहीं रहा है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमको मानने में तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कह रहे हैं ना। चलिए, ऐसे बातें कुछ ना कभी कभी मत बोला करिए। यहाँ पर देखिए विकल्प आपका हो जाता है सही, दूसरा और तीसरा है। विकल्प आपका यहाँ पर दूसरा तीसरा, कोई बात नहीं, हम SW छोड़ते ही नहीं, जाने दीजिए। यहाँ पर देखिए, जब कोई चीज़ अगर कोई टीचर कह रहा है ना तो इसका मतलब होता है उसके पीछे का कोई रीज़न होता है। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते तो मेरा कुछ नहीं घटता, आप लोगों का बढ़ जाता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका दूसरा और तीसरा सही होता है। टैक्सस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है, और ये यहाँ पर टैक्सस वृक्ष से टैक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है। पार्किंसन रोग के विरुद्ध ये प्रभावी होती है, मतलब पार्किंसन रोग में ये काम करती है। ठीक है, जैसे हर वृक्ष से कोई ना कोई, अब सिनकोना की छाल से मलेरिया के विरुद्ध दवा बनाई जाती है, तो वैसे ही पार्किंसन रोग में ये टैक्साल नामक औषधि काम करती है। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? विकल्प आपका कौन सा सही है? आगे चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? विकल्प आपका कौन सा सही होता है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स अलकनंदा, भागीरथी, धौली, गंगा है, मंदाकिनी है। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? किधर की तरफ हम बढ़ेंगे? विकल्प यहां पर आपका बी सही हो जाता है, भागीरथी। इसका सही जवाब हो जाता है भागीरथी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है? आगे देखिए, नेक्स्ट है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें सही हो जाएगा कोष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं, कौन सा सही होगा यहाँ पर? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की रिप्लाई कौन सी होगी? तो ये उपरोक्त जो विशेषताएं निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। आगे देखिए, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यहां पर विकल्प आपका सही हो जाता है, विकल्प बी पूर्वी चीन है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आगे देखिए। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन, दाब है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आगे देखिए फटाफट से। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से पढ़ाई करिए भाई। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी, पृथ्वी का घूर्णन है। इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प सी, पृथ्वी का घूर्णन इसका सही जवाब है। आगे एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकम सिंह, जीवी मावलंकर, के एम मुंशी, यूएन ढेबर। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, बहुत ही आसान सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है। आगे देखिए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, विकल्प यहां पर आपका बी से हो जाता है, जीवी मावलंकर है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तदर्थ सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। देखिए, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर ले जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, या फिर न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या फिर न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, ये आप इसके बाद से एक मिनट, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, विकल्प आपका डी से होता है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या गण पूर्ति नहीं होती है, तो विकल्प आपका यहाँ पर डी से हो जाता है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाँ अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। कैसे? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। यहाँ पर देखिए, स्वप्रेरण पर, व्यापक लोकहित के किसी विषय में, या फिर यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। यहाँ पर केवल एक है, दो है, तीन है, फिर एक या दो दोनों है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पर हमारा देखिए विकल्प आपका पहला सही हो जाता है, केवल एक सही। उपरोक्त कथनों में से विकल्प आपका ए सही होता है, केवल एक है विकल्प आपका, ये विकल्प आपका ए सही हो जाता है, ठीक है, जिसमें केवल एक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। अब देखिए ये थोड़ा सा जब कूट वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो बड़े टफ से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप डिटेल में इधर चलते हैं, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो यहां पर आपका उत्तर सही हो जाता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। यहां पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। क्या हुआ? चल नहीं रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर बेग या फिर कृष्णमाचारी। कौन सा विकल्प आपका सही होता है? आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन, ये पूरी क्लास आपकी देखिए, एक क्लास आपकी दोपहर 2 बजे होती है, फिक्स है। रात के 10 बजे एक क्लास होती है, वो फिक्स है। तो 2 बजे और 10 बजे ये क्लास का टाइम एकदम से आपका फिक्स है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है, विकल्प आपका सी सही होता है। के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णमाचारी, ये सभी ये संविधान सभा के सदस्य हैं, लेकिन एच बेग का नाम उल्लेखित नहीं है। राष्ट्रपति शासन के दौरान किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन के दौरान किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 25 से 28 से 20 से 22 से। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए फटाफट से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। देखिए, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निम्नलिखित राष्ट्रपति शासन के दौरान किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो ये विकल्प आपका यहाँ पर पहला हो जाता है, केवल एक ही होगा इसमें। तो ये देखिए, अनुच्छेद में से केवल एक है जिस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो कि है 14 से लेकर के 18 के बीच में। 14 से 18 के बीच में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विकल्प नहीं, विकल्प यहाँ पर आपका ये सही हो जाता है। कौन सा अनुच्छेद सही है? तो ये केवल एक वाला सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दृढ़ है, लिखित संविधान है, राज्य व केंद्र के लिए समान अधिकार है, राज्य सीमाएं अविनाशी हैं। कौन सा सही होगा? आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। आगे अच्छा, धीमा बोलें? धीमा मतलब स्पीड में कि वॉल्यूम में? आप ही लोग कहते हैं ना कि आवाज नहीं आती, इसलिए हम चिल्ला के वैसे बोलते, थक भी जाते। बल्कि ये क्लास कब से, ये हमेशा लेट है। आप कहते हैं ना कि टेलीग्राम से जुड़ जाओ, तो ना जुड़ती। यहां पर हमारा सही हो जाएगा दूसरी लैंग्वेज में। आप लोग बस शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं गया था। तो क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं? यहाँ पर आपका सही हो जाता है, एकात्मकता प्रदान करने के लिए। ये देखिए, एकात्मकता प्रदान करने के पीछे का रीजन, ये राज्य और केंद्र के लिए समान संविधान है,
यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है राज्य, और विकल्प ये केवल 3, ये चौथा सही हो जाएगा, चौथा सही होगा, केवल 3 है, राज्य व केंद्र के लिए जो समान संविधान है ये है। विकल्प आपका यहाँ पर तीसरा सही होता है, मतलब ये चौथा सही होता है, केवल ये 3, राइट। ओके, ये इसीलिए मतलब बिजी हमेशा कहीं तो हमेशा कहती है कि नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? महमूद उल हक, जगदीश भागवत, जोसेफ स्टिलिंगिस, अमर्त्य सेन। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? अच्छा, धीरे धीरे पढ़ाना है, वॉल्यूम सही है, स्पीड स्लो करनी है। ओके, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास, ये स्टैटिक क्लास जब कभी होती है ना तब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक महमूद उल हक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं भारतीय विकास परिषद द्वारा, भारतीय उत्पादकता परिषद द्वारा, भारतीय आय समिति द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन कैसे तैयार किए जाते हैं? चलिए फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे आप लोग, बस जब ना नोटिफिकेशन ना जाए तो शेयर कर दिया करिए, बस कुछ नहीं। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। देखिए आप लोगों की रिप्लाई एक बार चेक कर लें। अच्छा, केंद्रीय तो चौथे विकल्प में ही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, एकदम से राइट है, विकल्प आपका डी सही होता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, विकल्प आपका डी सही होता है। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, कौन सी? प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, या फिर बड़े खेतों की प्रधानता। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है? आगे, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। निम्न में से भारतीय कृषि की विशेषता, देखिए प्रकृति पर अधिक निर्भरता तो है, उत्पादकता भी निम्न स्तर की होती है, फसलों में विविधता है, लेकिन बड़े खेतों की प्रधानता यहाँ पर नहीं है। पूरे एकड़ में जिस तरीके से और होते हैं ना, हाँ बिल्कुल, बड़े खेतों की प्रधानता, विकल्प आपका डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? इसके पीछे रीजन, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, यह क्या है? क्यों बेरोजगारी समस्या से गरीबी क्यों बढ़ती है? यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि हाँ, क्यों मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा विकल्प आपका सी से होता है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? गोवा, केरल, मिजोरम, या फिर त्रिपुरा? 2011 का देख लीजिएगा, नहीं तो ना मेरी तरह डिस्लेक्सिया से पीड़ित होंगे तो 2001 ना दिख जाए। हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य गोवा है, केरल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा?
अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए इसका सही जवाब हो जाता है कि ये केरला है ना, विकल्प आपका बी सी होता है, केरल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा किससे होती है? अम्ल वर्षा किससे होती है? अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। अगला क्वेश्चन हमारा, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा किससे होती है? अम्ल वर्षा के पीछे का रीजन क्या है? यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, अम्ल वर्षा जग जाहिर वाला क्वेश्चन है, कारखानों से, कारखानों से जो गैसें निकलती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो फिर ये पानी से मतलब जलवाष्प से या फिर ह्यूमिडिटी से मैच करती है H2O से, तो फिर यहाँ पर H2SO4 बनाती है, तो अम्ल के रूप में यही नीचे गिरता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर अध्ययन करना है। अब अध्ययन करके रिप्लाई करेंगे आप, ये एवीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्न कथनों पर अध्ययन करें। अब ध्यान से आपको अध्ययन करना है, ये देख लीजिएगा। पर्यावरण से अंतर संबंधित कारकों की जटिल तथा गतिशील प्रक्रिया है। पर्यावरण बहुत से अंतर संबंधित कारकों की जटिल और गतिशील प्रक्रिया है। जंतुओं की जातियां अपनी संरचना, प्रक्रम, प्रजनन, वृद्धि और विकास के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करती है। पर्यावरण ही जंतुओं को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है? इसमें तो कोई कथन गलत भी नहीं लग रहा है, ठीक है। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। देखिए विकल्प में हमारा सही हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 ये सभी सही है। देखिए पर्यावरण बहुत से अंतर संबंधित कारकों की जटिल और गतिशील प्रक्रिया है, ये हो जाता है। जंतुओं की जातियां अपनी संरचना, प्रक्रम, प्रजनन, वृद्धि और विकास के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करती हैं, तो अपनी जाति को बचाए रखने की कोशिश करती हैं, लास्ट तक लड़ के भी पॉसिबल करती हैं। और पर्यावरण जंतुओं को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है सही, 1, 2 और 3 करेक्ट। बस 3 ऑप्शन इज नॉट राइट। हे भगवान, पर्यावरण ही जंतु को नहीं, बल्कि जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये नहीं सही है। अरे बल्कि जंतु ने तो ज्यादा ही पर्यावरण को प्रभावित कर दिया, इतना से फैक्ट्री लगा करके, प्रदूषण फैला करके। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा? आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, सारस है, कबूतर है, इनमें से कोई नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आप लोगों का फेवरेट है, एकदम से उड़ जाइए क्वेश्चन, ऑप्शन के साथ उड़ते रहिए या तो फिर खुद ही उड़ जाइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, सारस है, कबूतर, इनमें से कोई नहीं है। कबूतर, सारस, मोर। चलो कबूतर भी है ना कमेंट सेक्शन में, कबूतर जल्दी से बताना। ओके ओके ओके, चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों की रिप्लाई आ चुकी है। ओके भाई, ओके ओके, जल्दी से, शाबाश। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, कौन सा होगा? विकल्प आपका बी सी होता है, सारस है। विकल्प बी सी होता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? भैया इस जिले से रिलेटेड कौन है? उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज या फिर सुल्तानपुर? उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में होता है? उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज या फिर सुल्तानपुर? उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? पक्का प्रतापगढ़ है? प्रतापगढ़ से कौन है, जल्दी से बताए। विकल्प सी हमारा सही होता है, प्रतापगढ़ है। विकल्प सी है, प्रतापगढ़ है। अच्छा प्रतापगढ़ है, ओके। कभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ये इलाहाबाद के पास है और सुल्तानपुर के पास है, तो सुल्तानपुर और ये प्रयागराज के बीच में है प्रतापगढ़। ओहो,
मैंने विकल्प सी लगा रखा है, लिखा है, देखा देखा, मैंने कहा था ना डिस्लेक्सिया से पीड़ित। विकल्प आपका बी सही होता है, प्रतापगढ़ है। ठीक है, बी ये सही होता है, प्रतापगढ़ है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। नहीं, प्रयागराज मैंने लगा दिया भाई, गलत है, प्रतापगढ़ ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? मतलब बहुत सारे लोग एकदम से जुड़ाव है प्रतापगढ़ से, वो तो इधर ही के थे। आगे देखिए, नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने थी? बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाता है आगरा शहर की स्थापना। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प डी से होता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अब बताओ, फिरोज शाह भी आ रहे हैं कूद कूद के। नहीं, विकल्प आपका डी से हो जाता है, सिकंदर लोदी सही है। ठीक है, अच्छा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? 10 है, 5 है, 2 है, 3 है। भाई बहुत तगड़ा है। आगे देखिए, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? आगे देखिए, नेक्स्ट है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, 5 वर्ष। विकल्प आपका बी से होता है 5 वर्ष है। नेक्स्ट ना, 5 ही लेके जाओ, 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 बहुत कम हो जाएगा। 5 बीच में है, मिडिल पाथ। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25, 23 या फिर 10 जनवरी? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 23 या फिर 10 जनवरी? विकल्प सही कौन सा होगा? थल सेना दिवस एकदम से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, 15 जनवरी है। विकल्प आपका ए सही होता है, 15 जनवरी सही जवाब है। ठीक, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, जर्मनी की मुद्रा का नाम आपको बताना है, जर्मनी की मुद्रा का नाम, साथ ही साथ में भारत की भी मुद्रा का नाम आपको बता देना। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? और साथ ही साथ में भारत की भी मुद्रा का नाम आपको बताना है। नहीं, खांसी तो मेरे को ही आ रही है। जर्मनी की मुद्रा का नाम, जर्मनी की मुद्रा है, विकल्प आपका यहां पर ए सही हो जाता है, यूरो है। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारत की मुद्रा का नाम सॉरी, रुपया। अगला क्वेश्चन, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। स्टार्च को जल अपघटन, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। देखिए, अब ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे, हाँ, रुपए को ऐसे लिखा जाता है, वो समानता के अधिकार को मतलब एक बताने के लिए इस तरीके से लाइन खींच दी जाती है। स्टार को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम, इसका सही जवाब हो जाता है इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज, एनहाइड्रेज में से। चलिए, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है एमाइलेज है। विकल्प आपका बी सी होता है, एमाइलेज है, एमाइलेज एंजाइम है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव कहां से होता है? कहां से होता है जानते हैं? लार ग्रंथियों से होता है, लार ग्रंथियों से और अग्ना से, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च यानी कि मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। ठीक है, जो एमाइलेज है लार ग्रंथियों से और अग्नाशय द्वारा इसका श्रावण होता है, और ये भोजन में स्टार्च जो मंड है इसके जल अपघटन से, मतलब मंड का जल अपघटन हो जाता है जब हाइड्रोलिसिस होती है, तो ये किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। करेक्ट,
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए। यहां पर हमारा सही हो जाता है विकल्प, ध्यान से देखेंगे फिर रिप्लाई हो पाएगी। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? यहां पर विकल्प आपका सी से होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलने के लिए। देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम का जो स्राव होता है कहां से होता है? ट्रिप्सिन का स्राव जो होता है वो पैंक्रियास से होता है। ध्यान दीजिएगा, पैंक्रियास से होता है, अग्नाशय से होता है, अग्नाशय के द्वारा, जो कि प्रोटीन को किस में बदलता है? प्रोटीन को ये बदलता है किस में? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में जब प्रोटीन अमीनो एसिड में बदलती है ना, तो इसमें ये उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब इसके रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। और आपको बताते चलते हैं यहाँ पर जो पैंक्रियाज है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पैंक्रियाज कैसी ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी या बहिस्रावी या फिर मिश्रित ग्रंथि? अंतःस्रावी, बहिस्रावी या फिर मिश्रित ग्रंथि, कौन सी होती है? कौन सी होती है आपको बताना, अंतःस्रावी, बहिस्रावी या फिर मिश्रित ग्रंथि? कौन सा यहाँ पर उत्तर सही होगा आपका? ये मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ठीक है, जिससे हार्मोन और पाचक रस का स्राव होता है। मिक्स क्यों कहा जाता है? हार्मोन्स का तो होता ही है, हार्मोन्स के साथ साथ ही इसमें किसका होता है? हार्मोन्स प्लस ये पाचक रस का स्राव होता है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, राइट। पाचक रस जो होता है इसमें क्षारीय होता है। पाचक रस कैसे होते हैं? क्षारीय मीडियम के होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, हाँ, जिन्हें आग्नाशयी रस कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। ध्यान दीजिए कि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया, राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आगे। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? बैगनी प्रकाश है, लाल प्रकाश, नीला, हरा, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे देखिए। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश, आप लोग की रिप्लाई नहीं आ रही एकदम से, पता नहीं क्लास, तो 1 मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा, लाल की नहीं, ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक जो क्रियाशील प्रकाश है वो है नीला, विकल्प आपका सी सही होता है। अच्छा, पहले एक चीज आपको बताते चलते, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को, एक सिंपल सी बात बताते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अच्छा ये बताइए, क्या बल्ब आदि के तीव्र यानी कि जो कृत्रिम प्रकाश है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? बताइए, क्या कृत्रिम जो प्रकाश होता है जैसे बल्ब वगैरह, क्या उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? चलिए बताइए, हाँ या ना में, बस हाँ या ना में बताना है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है रागनी, बहुत बढ़िया, इसमें भी होती है। अच्छा यहां पर आपको बताते चलते हैं, आपको लग रहा है नीला प्रकाश, तो नीले रंग के प्रकाश में यह जो प्रकाश संश्लेषण होता है सबसे ज्यादा होता है, नीले के बाद लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आगे अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरिम द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कौन सी? अब देखिए आगे, लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, तो यहां पर आपका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प डी सही हो जाता है, नीला है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नीले भाग का ऊर्जा ग्रहण हेतु सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात, इसके बाद जो है लाल रश्मियों का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में बताया, सबसे ज्यादा नीला है, फिर उसके बाद है लाल, राइट। आगे बढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है ना हर में लाल है तो लाल तगड़ा प्रकाश होगा उसका, तो एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने बता दिया वो ध्यान से आप दिमाग में बैठा लीजिए। कृत्रिम प्रकाश क्या कर सकता है? कृत्रिम प्रकाश पर्णहरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है,
वर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता। आप बताइए जल्दी से। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, कृत्रिम प्रकाश। कुछ नहीं, प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा कौन सा रंग ये प्रभावी होता है? आगे देखिए, नेक्स्ट है कृत्रिम प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। अभी मैंने आपको ये जस्ट पहले ही बता दिया, बल्ब का एग्जांपल लिया ना मैंने, तो बल्ब वाले में मैंने यही बताने की कोशिश करी है। तो बल्ब में यही है कि प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है भाई, विकल्प आपका सी सही होता है 100%। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अभी मैंने आपको बताया, अभी बल्ब हुआ, इन सभी के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, तो विकल्प आपका सी सही होता है। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कंफ्यूज कर जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, श्वसन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा, आगे देखिए नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। शाबाश। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जल्दी से, एक बार जितने भी हैं उतने लाइक और शेयर। ओके, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, लाइट एनर्जी को बना दे, चेंज कर देते केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और इन्हीं मतलब पोषण, इसके द्वारा पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। तो केमिकल मेनली जो होती है सूर्य के प्रकाश के द्वारा ना पौधे भोजन बनाते हैं, या और इसी भोजन में ही ये रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। तो यही कहा जाता है जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है? जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा होता है? विटामिन B1, 2, B6, B12, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा होता है? जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा होता है? B1 है, B2 है, B6 है, B12 है। इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका डी से होता है B12 है। विटामिन डी, सॉरी, विकल्प डी से होता है विटामिन B12। तो कोबाल्ट ना एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12। B12 का केमिकल नेम क्या है? जल्दी से कोई बता सकता है? B12 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? B12 का रासायनिक नाम, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया। जोश कम नहीं होना चाहिए तब तक, जब तक कि मतलब कंटिन्यू 12 बजे तक का टाइम, हमने कहा है कि आपको 2 घंटे का टाइम मुझे देना है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा होता है? B12 होता है। और B12 जो है इसे हम कहते हैं साइनोकोबैलामीन। क्या है? साइनोकोबैलामीन है, ठीक है। विटामिन B12 जो होता है ग्रोथ के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से ना जो नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी होती है, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की कार्यकी है वो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, B12 का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो कौन सा है? मांस है, मछली है, यकृत है, दूध है, पनीर, ये सब है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इन सभी से रिलेटेड जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा ये तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में एक क्वेश्चन B12 से रिलेटेड ये पूछा जाता है कि शरीर में B12 का संश्लेषण कैसे होता है? तो इसका सही जवाब जानते हैं? ये क्वेश्चन हम भले ना बता पा रहे हो, मतलब इधर उधर के सेंटेंस में ये ऐसे है, आंत के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, आंत के बैक्टीरिया B12 का संश्लेषण करते हैं। ये क्वेश्चन को चाहे जैसे भी एग्जाम में पूछा जाए, आप लोग बस ये जानते रहेंगे फैक्ट, तो आप लोग बता सकते हैं। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का संश्लेषण, अब ये राइट सेंटेंस बन रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा आंत में किया जाता है? B1 ऐसे ऐसे ब्ला ब्ला ऐसे दिया रहेगा, तो यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाएगा B12। राइट, बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कैसे? शरीर में ऊतकों का निर्माण, टिश्यूज का निर्माण होता है वसा, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों, टिश्यूज का निर्माण कैसे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? क्लास कैसी लग रही है? क्लास कैसी लग रही है?
और क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कैसे? बिल्कुल सही है, विकल्प आपका यहाँ पर सी से हो जाता है, प्रोटीन से। विकल्प आपका सी से होता है, प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। शरीर में जो टिश्यूज होते हैं इसका निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होता है? प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। और प्रोटीन्स जो होती है, प्रोटीन्स किससे मिलकर के बने होते हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं ये मिलकर के बने होते हैं अमीनो एसिड से। किससे मिलकर के बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये अमीनो एसिड्स के यौगिक होते हैं। यानी कि अमीनो एसिड एक तरीके से मोनोमर होता है प्रोटीन बनाने के लिए। मोनोमर यानी कि ये छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करती हैं। बात समझ आई? ठीक है, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर फिर उसके बाद हम एक और चीज बताते हैं। प्रकृति में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 300 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें हम दो कैटेगरी करते हैं। एक होता है एसेंशियल होता है और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कारण होती है? वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। आगे देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है। ओके, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी, प्रोटीन। कहा जाता है ना प्रोटीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें क्या पाया जाता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आपको बताना चाह रहे हैं। तो प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन इसमें पाया जाता है। जो प्रोटीन का संगठन होता है ना, कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, प्लस इसमें एक नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ध्यान दीजिए कि नाइट्रोजन से घुमा फिरा करके क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आप समझ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये शरीर की वृद्धि और विभिन्न जो जैविक क्रिया उसके लिए आवश्यक होती हैं। मेनली ये जो प्रोटीन होती है ना, त्वचा हुआ, रक्त हुआ, मांसपेशियों और हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है, और इनकी कमी से शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, परितृप्ति और प्यास के केंद्र में मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? ये क्या पूछा जा रहा है? हाँ, मतलब ये प्यास और परितृप्त ये किस में होता है? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस, मेडुला है, ऑप्टिक लोब है। देखिए हाइपोथैलेमस, आपको हम बताते चलते हैं। भूख, नोट करिए, भूख है, प्यास है, हाँ प्यास है, ताप नियंत्रण है, ताप नियंत्रण है, प्यार है, घृणा है, इन सभी का जो केंद्र बिंदु है ना वो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस है। ये है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जल का उपापचय, पसीना, गुस्सा, इन सभी का इसी के द्वारा नियंत्रण होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। यही नियंत्रण करता है, तभी ये सारी चीजें नियंत्रित होती हैं। तो ये एक तरीके से, ये देखिए ना, पूरा मैंने आपको एक लाइन ही बता दी, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। जब ये जिस तरीके से नियंत्रण करता है उसी तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। ये क्वेश्चन ये खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, खूब पूछा जाता है। प्रेम में हाई प्रेम है कि लो प्रेम है, वो मतलब प्रेम में वो है, लेकिन आप इसमें से सारी चीज़ों में से खाली एक शब्द आप पकड़ लेते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, उससे ज़्यादा तो खतरनाक ये होता है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस क्लास में इसके सारे एग्जाम्पल हैं। हाइपोथैलेमस किसके अंदर नहीं पाई जाती है?
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ये विकल्प बी सही होता है, पुटिका है। एस्ट्रोजन एक ये ना हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में होता है, और मेनली जो ओवरी है ना, ओवरी है, इसकी ग्राफियन पुटिकाओं से होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन इसको मेनली नारी विकास हार्मोन कहते हैं, नारी विकास हार्मोन। तो ये नारी विकास हार्मोन है ये, मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं ना, वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। अगला, पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? वायु है, जल है, घरेलू मक्खी है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आगे देखिए, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। आगे आगे फटाफट से आप लोग देखते रहिए जल्दी से। पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो जरूरी है। एक कमेंट आ रहा है, हम लोग नारी हैं लेकिन ये सब कभी नहीं सुना है, बहुत सही। कौन सा लॉजिक है? पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प डी, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं फैलता है। घरेलू मक्खी कौन बोला? पीला बुखार घरेलू मक्खी के द्वारा। बहुत बढ़िया, शाबाश, लगे रहो भाई। जो होगा देखो, होता नहीं एग्जाम को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, तो ऐसे ही करेंगे कुछ भी, लेकिन चीर फाड़ के अपना चाहे भेजा ही ना चले आए। हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीला ज्वर, पीत ज्वर, येलो फीवर जिसे कहते हैं, येलो फीवर, वैसे येलो फीवर है, येलो फीवर, ये एक, पहली बात तो ये जानी, संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है, वायरस होता है, ठीक है, जिसका जो वाहक होता है, संवहन होता है, किसके द्वारा होता है जानते? एक मच्छर के द्वारा होता है जिसका नाम है एडीज एजिप्टाई। अब आपको लिख देते हैं, मतलब लिख देते हैं, एडीज, एडीज, AGYPTI, ये नाम है इसका। एडीज एजिप्टाई के द्वारा होता है, अगर हिंदी में लिखें तो ऐसे, एडीज मच्छर के द्वारा, जैसे आप शॉर्टकट में कहते हैं, एडीज मच्छर के द्वारा होता है। एजिप्टाई, एजिप्टी लिख दीजिए, चलिए। तो ये है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, गलती से ही सीखेंगे, 100% गलती से ही सीखेंगे, कोई पहले से सीख के थोड़ी ना था। और एक चीज मैं बता दूं, अगर घरेलू मक्खी पे रिप्लाई की है ना तो गलत हुआ, और 100% फिर आपका भूलेगा ही नहीं है एडीज मच्छर की। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मच्छर के द्वारा होता है, मच्छर से होता है, लेकिन फैलता, सही बात है, मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन होता किससे? वायरस से। क्या सबको जानकारी नहीं होती है भाई? बहुत बढ़िया, अगर आपने जल से लिखा, घरेलू मक्खी से, तो 100% आप ये जरूर याद कर लेंगे कि ये इसी के द्वारा होता है। अगर आप सही जवाब देंगे, शायद कभी कभी आप एग्जाम में जाकर के गलती कर सकते हैं, लेकिन गलत जवाब देने के बाद आप एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। पुनीत, थैंक यू सो मच। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है। हाँ भाई, मैं पहले से एक डिस्क्लेमर बता दूं, मेरी बात का ना सभी बच्चे जानते, कोई बुरा नहीं मानेगा, एकदम से ये सीरियसली मेरा प्यार ही रहता है आप लोग को डांटने का, एक मेरा दूसरा तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम दिल की गहराई से मेरा अटैचमेंट है, एकदम कभी मत सोचिएगा। और ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का तरीका, बल्कि आप लोग कहते भी रहते हो कि ना, मतलब आप डांट नहीं रहे हो, मैं मिस कर रहा हूँ, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। मैं थोड़ी सी एक चीज़ और बता दूं, मेरा जो नेचर है ना, थोड़ा सा हंसी वाला है, तो खुश मिजाज टाइप वाला है, तो उसमें मैं, इस वजह से ऐसा होता है। और आप अगर मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा, मैं थोड़ा सा नेचर के बारे में बता दूं, ऐसा इस वजह से। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ये कल भी मैंने आपको बताया था।
चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फटाफट से हम लोग करते चलेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होने वाला, ये विकल्प आपका सही हो जाता है, सर रोनाल्ड रॉस। विकल्प आपका यहाँ पर सी से होता है, सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया था कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और ये प्रोटोजोआ जो होता है ना, ये प्रोटोजोआ कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य कौन करता है? प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है। एनोफिलीज मतलब जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, इसको ढोने का काम करती होता है, इसके द्वारा है, यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ये किस कैटेगरी में आता है? प्रोटोजोआ के द्वारा आता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। लेकिन ये फैलता किसके द्वारा है? एक मादा मच्छर है, वो इसको ढोने का काम करती है, जिसके लिए रोनाल्ड रॉस को मिला था नोबेल प्राइज। आपको हमने बताया भी है, नोबेल पुरस्कार मिला था, 1902 में मिला था, ठीक है। और आपको बता दें, जो ये प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ, ये लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी और जो जिगर कोशिकाएं होती है ना, इसका अंतः परजीवी जंतु होता है, तो ये जा करके इन्हीं सबको नष्ट करता है ये, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में, आगे क्वेश्चन मिलेगा देखने को। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, निम्नलिखित ऊपर है, जबकि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में और एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अब यहां पर एक शब्द आया है एंटीक्लोर। आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। चलिए पहले नहीं, अगर एंटीक्लोर समझ आ रहा है, फोटोग्राफी वाला तो समझ आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सी हो जाता है, नहीं, सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हम हाइपो भी कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट एक रंगहीन क्रिस्टली तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में, और एंटीक्लोर के रूप में होता है। अब एंटीक्लोर क्या है जानते हैं? एक ऐसा तत्व है जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब क्लोरीन की अधिकता जहां पर है, उसको इनएक्टिव करने के लिए एंटीक्लोर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग हम किस में करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं, और साथ ही साथ में जहां पर क्लोरीन की अधिकता होती है, उसको निष्प्रभावी करने में भी हम सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, अब क्वेश्चन तो समझ आया ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन सोडियम सल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, या फिर बोरेक्स सुहागा है। ठीक है, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है सोडियम थायोसल्फेट। इसका विकल्प आपका बी सी होता है, सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में, ये जो पहले वाला क्वेश्चन है वही निगेटिव, आप देखते हैं ना, जब पहले एक फोटो बनता था आपको एक निगेटिव दे दिया जाता था, निगेटिव से फिर आप आगे फोटो बनवा सकते थे। तो थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। और एक चीज और है, इसका प्रयोग ना उसमें होता है, चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जानते रहिएगा। आगे है हमारा क्वेश्चन, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम है। अच्छा ठीक है, चलिए अभी हम करा देंगे रिवीजन। आगे सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? अच्छा, इसको आज के सवाल पे रोक दें क्या? वैसे हम कहते हैं ना कि आप लोग पढ़ते रहा करिए, एकदम से थक क्यों जाते हैं। चलिए आज के सवाल में छोड़ते हैं इसको, आज का सवाल है, ठीक है। आज का सवाल है, फिर उसके बाद से हम लोग चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिवीजन वाला है कि नहीं है।
इसमें तो सब हमने वो गूंज दिया है। एक मिनट हम ले लेते हैं ना, दो ओपन कर लेते हैं, रुक जाइए। चलिए, क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। अरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ज्यादा, हम देखते नहीं क्वेश्चन कितना हो रहा है, हम बिल्कुल नहीं देखते, ज्यादा ज्यादा करवाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। वैसे वहाँ नीचे से करवाना था ना मुझे, ये रिवीजन जो है। एक मिनट रुक जाइए भाई, तो गड़बड़ हो जाता है सब। आज जहाँ से पढ़ा है वहाँ से रिवीजन करवाए ना, कि पीछे से ही करवा दें? देख रहे हैं कहाँ से करवाया था। एक मिनट रुक जाइए भाई, ये तो इतने क्वेश्चन हो जाते हैं ना, समझ नहीं आता है कुछ। कल हमने कहाँ से छोड़ा था? आ रहा है, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ से चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ये रहा, जैविकी संदूषक के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है, जैविकी संदूषक के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, जैविकी संदूषक के अंतर्गत आते हैं, जैविकी संदूषक में जंतुओं का मलमूत्र, यहाँ पर विकल्प आपका डी सी हो जाता है। आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? हाँ आगे आ जाइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, रिवीजन में थोड़ा सा फास्ट हम लोग चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होता है, जिनेवा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हैकिंग फिशिंग किस प्रकार की अपराध है? हैकिंग फिशिंग किस प्रकार की अपराध की कैटेगरी में आते हैं? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए। हैकिंग फिशिंग ये सभी विकल्प आपका बी सही होता है, साइबर अपराध में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है। भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है, भारत का एकमात्र राज्य जहां पर जीएसटी लागू नहीं है, विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब नापने का यंत्र क्या है? रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम आपको बताना है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर, विकल्प आपका बी से होता है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आपको बताना है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। यहाँ पर विकल्प आपका सी से होता है, आयोडीन है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो ये विकल्प आपका बी सी होता है, लैक्टोज है। आगे, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका, विकल्प आपका बी सी होता है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ये रहा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को हराया किसने? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया? विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होता है, अफगानों ने। अगला, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? हुमायूंनामा का लेखक, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? हुमायूंनामा का लेखक, विकल्प यहाँ पर आपका सी सी हो जाता है, गुलबदन बेगम है, विकल्प आपका सी, गुलबदन बेगम। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है, सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है।
अगला क्वेश्चन हमारा आगे देखिए, नेक्स्ट है, आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो विकल्प आपका सही हो जाता है विकल्प डी, बेगम हजरत महल है। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ये कम्युनल अवार्ड के समय। भारत के एक क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं, उष्ण और आर्द्र जलवायु है, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है, 1100 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल है और 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक वार्षिक ताप परिसर है। तो यहाँ पर कौन सी उपज की संभावना ज़्यादा है, ये विकल्प आपका सी सही हो जाता है, काली मिर्च है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। टैक्सस वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, टैक्सस वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है, टैक्सस वृक्ष से टैक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो कि पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तो यहाँ पर आपका विकल्प 2 और 3 सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है, तो टिहरी पनबिजली, ये विकल्प आपका बी सही होता है, भागीरथी, विकल्प आपका बी सही होता है, भागीरथी इसका सही जवाब है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं, कौन सी हैं ये, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प, देखिए ये सभी जो विशेषताएं आपकी ये तीनों दिख रही हैं, ये सभी ये हैं इधर की पूर्वी चीन की है, कहाँ की है, विकल्प आपका बी से होता है, पूर्वी चीन है। आगे, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है, ये विकल्प आपका सही हो जाता है सी, पृथ्वी का घूर्णन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष विकल्प आपका बी सी होता है, जीवी मावलंकर है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गण पूर्ति नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आगे है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है, ये यहाँ पर सही हो जाता है, ये विकल्प आपका केवल एक सही होता है, स्वप्रेरण पर व्यापक लोकहित के किसी विषय में। अगला, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है एच बेग, विकल्प आपका सी सही होता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ये सही हो जाता है यहाँ पर आपका, एक मिनट, केवल एक है, 14 से लेकर के 18, ये 14 से लेकर के 18 तक के। आगे, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं, तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है, केवल 3 होगा, ये विकल्प में ये सही हो जाता है, राज्य और केंद्र के लिए समान संविधान है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये महमूद उल हक के द्वारा, विकल्प आपका ये सही होता है। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं कैसे, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता, विकल्प आपका डी से होता है, बड़े खेतों की प्रधानता है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि मुद्रास्फीति। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर केरल। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, निम्न कथनों का अध्ययन करना है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, विकल्प बी सारस है। उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है, उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है, विकल्प आपका बी से होता है, प्रतापगढ़ इसका सही जवाब है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका डी से होता है सिकंदर लोदी। विकल्प आपका डी से होता है सिकंदर लोदी है। ठीक है। नेक्स्ट है, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? विकल्प आपका बी से होता है 5 वर्ष। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस यहाँ पर आपका विकल्प ए से होता है 15 जनवरी है। जर्मनी की मुद्रा का नाम है, जर्मनी की मुद्रा, विकल्प आपका ए से होता है यूरो है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? विकल्प बी हमारा सही होता है एमाइलेज है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलने का। अगला है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? विकल्प सी से होता है नीला प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का परढरीम द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? विकल्प आपका डी से हो जाता है नीला है। ठीक है। कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है? जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा? विटामिन B12 है, विटामिन डी सही हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? विकल्प आपका सी से होता है प्रोटीन से। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि, ये विकल्प आपका सही हो जाता है सी प्रोटीन के कारण है। अगला क्वेश्चन, परितृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? ये विकल्प आपका बी से होता है हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? विकल्प बी पुटिका। पीला बुखार उपर्युक्त में से कोई नहीं है, आपको मैंने पीला बुखार के बारे में बता दिया था। ठीक है। पीला बुखार जो होता है संक्रामक है, रोग का कारक जो होता है विषाणु होता है और इसका संवहन होता है एडीज एजिप्टाई मच्छर के द्वारा होता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने प्लाज्मोडियम मलेरिया नामक परजीवी से बताया कि मलेरिया होता है। तो ये सर रोनाल्ड रॉस है, रोनाल्ड रॉस। फोटोग्राफी के लिए और एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा? ये सोडियम थायोसल्फेट है। करेक्ट। आगे, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन है, यहाँ पर भी सोडियम थायोसल्फेट सही हो जाता है। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? अच्छा, ये तो आज का सवाल में मैंने छोड़ रखा था ना। अच्छा, ये आज का सवाल है। आज का सवाल आप लोगों के लिए पहला है और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। सारी रिप्लाई आपकी कमेंट सेक्शन में आनी चाहिए। और हाँ, पूरी क्लास में किसी भी चीज़ में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई समझ में ना आ रहा हो कुछ भी चीज़, या कुछ आपको लग रहा है कहीं भी पॉइंट से किसी भी तरीके से, आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। और हाँ, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ना सारे कॉमेंट हम उठा पाएँ, तो आप लोग कभी नाराज़ या फिर कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जनरली। अब जैसे ना हमने आपको कई बार बताया, स्क्रीन पे मेरा दिमाग रहता है, फिर मोबाइल पे उतना हो नहीं पाता। अक्सर हम जो कोई कमेंट देख लेते हैं तो वो मतलब उठा लेते हैं, नहीं तो जनरली आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देंगे। तो हम तब ना उसको हम रिलैक्स होकर के, अभी जैसे मान लीजिए ना देख पाएँ तो कल सुबह देख लेंगे, दोपहर, वो देखते ज़रूर है कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आप लोग उसमें ज़रूर पूछ लिया करिए। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ेंगे, टेलीग्राम वन डे एग्ज़ाम टारगेट, हाँ, बाय मुनमुन करके, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। और अगर पर्सनली मुझसे जैसे जुड़ना है ना, तो मुनमुन ब्लॉग्स पर आप जा सकते हैं। और हाँ, आप लोग, हम तो इंस्टाग्राम को भूल ही जाते हैं, तो अमिता तिवारी ऑफिशियल करके हैं। हाँ, तो कभी कभी कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं, अमिता तिवारी ऑफिशियल। तो आप लोग इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। हाँ हाँ। मैम, साइंस के लिए अच्छी किताब, साइंस के लिए कोई अच्छी किताब, हम किताब के बारे में बस इतना ही कहते हैं जो आपकी समझ में आ जाए जिस किताब से ना, वही बहुत बढ़िया है। मैम अब आप नहीं आती मुनमुन ब्लॉग पर। अंकिता, टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं। आप अच्छा, आप कोशिश, कल संडे ना, कल हम पक्का आएंगे। कल संडे को ना हम देखते हैं,
हम आएंगे, एक टाइम पर आएंगे और हम इसको ना शेयर कर देंगे, वीडियो को टेलीग्राम पर जरूर शेयर करेंगे। हाँ, मुनमुन ब्लॉग पर देवेश, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने आप ऐड हो जाएंगे। हाँ रील हमने देख, अच्छा पता है हमको ये तक नहीं आया कि उसके कवर पे क्या लगता है, कवर पे पूरा अंधेरा हो रखा है। तो हाँ ऐसे ही जब कभी खाली बैठे रहते हैं ना, टाइम तो अभी कैसे कहते हैं कि अगर बहुत ठंड रह जाएगी तो फिर 12 बजे भी नहीं आ पाएंगे। तो देखते हैं कब, हमें खुद नहीं पता है। आए आप लोग तो। हाँ क्यों नहीं पढ़ाएंगे, कल क्या है जो नहीं पढ़ाएंगे, हमने तो तब पढ़ाया जब तबीयत तक गड़बड़ रहती है। तो कल भी क्लासेस होंगी, कल क्या है, कल कुछ नहीं है, कल तो एकदम से स्पेशल दिन है। अच्छा, रिवीजन हर्षिता, रिवीजन हो चुका, अच्छा कल संडे को रिवीजन। हाँ कल संडे को तो रिवीजन होता है ना, रिवीजन की क्लास होगी रात में, तो रिवीजन की क्लास होगी कल रात में 10 बजे आपकी रिवीजन की क्लास होगी, संडे है ना। तो रिवीजन में 100% आपको स्कोर करना है, ये टारगेट होना चाहिए आपको, ठीक है। विनीता, ओके, साइंस एससीईआरटी। वैसे जो हमारे साइंस की जितनी भी क्लासेस आप करेंगे सारी एससीईआरटी और एनसीईआरटी की ही होती हैं। अच्छा सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो नोटिफिकेशन जब भी हम लाइव वगैरह होंगे तो आ जाएगा। हाँ, क्लास की टाइमिंग है डेली आपकी 2 बजे दोपहर को क्लास होती है और रात के 10 बजे, ये दोनों क्लास आपकी फिक्स टाइम पर चल रही हैं कंटिन्यू। और आज से तो सुबह ये करंट की भी क्लास चली थी ना, सर ने ली थी करंट की क्लास, बहुत ही बढ़िया क्लास होती है उनकी। उनकी कोई भी क्लास बहुत अच्छी सी होती है, मुझे खुद पर्सनली पसंद है। मुनमुन कौन चुनमुन? मुनमुन तो एकदम से सस्पेंस में है। चलिए, हाँ मुनमुन ब्लॉग मेरा ही चैनल है, अभी तक नहीं पता था, अब देखो सबको पता है। हाँ ये आइडिया तो सही है। अंकिता देव दीक्षित मैम, सही है, जो मंडे से सैटरडे तक कराओ रात में 10 बजे, फिर उसका रिवीजन संडे तक कराओ। बिल्कुल सही है, संडे, हाँ हम यही करेंगे कल संडे की रात में। मतलब कल रात में 10 बजे, देखते हैं 9 बजे से नोटिफिकेशन जाता है कि नहीं जाता है, कंटिन्यू हम क्लास। अच्छा हम कल 9 बजे स्टार्ट करेंगे, कल संडे को, कल कल जो 10 बजे वाली क्लास है संडे को, हम 9 बजे से रखेंगे, 9 बजे से वो पूरी क्लास का रिवीजन करेंगे जितना मैंने मंडे से अभी तक, मंडे से लेकर के आज तक पढ़ाया है, यानी कि सैटरडे तक पढ़ाया है, राइट। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ डेली क्लास है राकेश, डेली क्लास है, डेली क्लास होती है। पूजा थैंक यू। अच्छा चलिए, चलो अब कोई भी क्वेश्चन कुछ पूछना हो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबका सुन रहे हैं, सबका सुन रहे हैं। नाम में बड़ा हो जाता है दिक्कत, तो नाम तो सोचते हैं ना लें ना लें, लेकिन रह नहीं, मतलब मेरे से निकल ही जाता है। सुपर टेट, सुपर टेट टोटली 150 का होता है, 150 का होता है। अरे बाप रे, इतनी आवाज़ें ज़्यादा हो गया, मेरी आवाज़ तो नॉर्मल ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं ना फिर, कल मिलेंगे हम, तो मिलेंगे आपसे 9 बजे मिलेंगे,
9 बजे मिलेंगे। उससे पहले भी हम दिन में क्लास करेंगे, एक क्लास करेंगे रात वाली 9 बजे से। देखिए जो 10 बजे से रिवीजन की मतलब 10 बजे से क्लास होती है, कल 9 बजे से हम रिवीजन की क्लास रखेंगे। टेलीग्राम पर भी आपको डाल देंगे। मन से पढ़ाओ ना। अभी क्या पढ़ा रहे थे, फेफड़े से पढ़ा रहे थे क्या? चलिए ना, मिलते हैं फिर। कितनी बार तो कह चुके हैं, कल मिलते हैं, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, और बाकी सारा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। खाली आप लोग को पढ़ना है, मेरे को पढ़ाना है, और सारी चीज़ें हम एकदम से कंटिन्यू करते रहेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर, सारे टॉपिक भी हम कवर कर रहे हैं। और हाँ, हमने जो पहला टॉपिक दिया था आपको साइंस का, कैसा आपको लगा? साइंस का जो हमने पहला क्लास दिया था टॉपिक वाइज, वो कैसी लगी है ज़रूर बताइए नीचे कमेंट करके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।